ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी पिछली क्लास में। क्या पढ़ा था? ड्यूटी एंड डेल्टा। डेल्टा को डेल्टा डिनोट करते हैं, ड्यूटी को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है ड्यूटी एंड डेल्टा? ड्यूटी आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है? ड्यूटी आपकी इरिगेशन कैपेसिटी रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट डिस्चार्ज से कितना एरिया इरिगेट हो रहा है। 1 यूनिट डिस्चार्ज से कितना एरिया इरिगेट हो रहा है उसको बोलते हैं ड्यूटी। यही डेल्टा क्या है? डेल्टा जो होता है डेप्थ होता है। डेप्थ किसकी? वाटर की। कि अगर हम पूरे बेस पीरियड में जितना वाटर फील्ड में सप्लाई कर रहे हैं उसकी वाटर की डेप्थ। अब बेस पीरियड क्या है? जिस जिस दिन से आप पहली बार वाटर सप्लाई करते हैं खेत में, उस दिन से लेके फर्स्ट टाइम से लेके अंतिम बार जब वाटर सप्लाई खेत में करते हैं, ठीक, तो टोटल कितनी, हम मान लो पहली बार 2 mm दिए, फिर दूसरी बार 4 mm दिए, ऐसे ऐसे करके जितनी बार करें तो टोटल डेप्थ जो आ रही है वो आपकी क्या है? डेल्टा। तो दो चीजें पढ़े हम लोग, इस पे डेरिवेशन भी इसका देखे थे। ड्यूटी और डेल्टा में क्या रिलेशन हमारा आया था? ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 D by delta, where is the duty D is the duty in हेक्टेयर क्यूमेक। ध्यान देना, यूनिट पे एकदम फोकस्ड रहना। बी आपका क्या है? बेस पीरियड इन डेज। डेल्टा क्या है? ये आपका डेल्टा है इन मीटर। इतनी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी थी। पीपीटी सबको दिख रही थी अभी? पीपीटी विजुअल है? यस सर, विजिबल है। ओके, ठीक। ये चीज ड्यूटी डेल्टा समझ में आया था? आगे चलें। हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी इस पे किया था। फिर से हम एक क्वेश्चन में एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आप लोग एक सॉल्व करिए। सिंपल इसी इक्वेशन पे है। क्या है इक्वेशन? डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी। ये आपकी इक्वेशन है। इसी इक्वेशन पे क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? A crop require a total depth of 92 centimeter of water, 92 centimeter of water for a base period of 120 days. Find ड्यूटी। सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है ड्यूटी।
कैलकुलेट कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग? नहीं कर रहे हैं तो फिर हम आगे बढ़े, क्या मतलब हमको इंतजार करने का क्या मतलब रह गया? अपना कोर्स खत्म करें। ड्यूटी पूछ रहा है, कह रहा क्वेश्चन कह रहा है क्रॉप रिक्वायर टोटल डेप्थ ऑफ 92 सेंटीमीटर ऑफ वाटर फॉर अ बेस पीरियड ऑफ 120 डेज। इसका मतलब है कि कह रहा है टोटल डेप्थ कितनी है? 92 सेंटीमीटर, यानी टोटल डेप्थ ऑफ वाटर क्या होता है? डेल्टा कितना है? 92 सेंटीमीटर। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर यूज करना तो डेल्टा किस में बदलना होगा? मीटर में। तो 0.92 मीटर हो जाएगा। ठीक। बेस पीरियड बी कितना दिया है? 120 डेज। डेज को बेस पीरियड डेज ही में यूज करते हैं, तो ये सही है, ये भी हो गया। तो पूछ रहा है ड्यूटी, तो ड्यूटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8.64 बी बाई डेल्टा। तो 8.64 बी कितना? 120, डेल्टा आपको 0.92। यहाँ से ड्यूटी कितनी आ जाएगी? यहाँ से ड्यूटी आ जाएगी 1127 हेक्टेयर। 1127 हेक्टेयर यूनिट, ध्यान देना। यूनिट आपके जो भी आएगी किस में आएगी? हेक्टेयर क्यूमेक्स में। ये आ गया आपका ड्यूटी। ठीक है। जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ध्यान देना ये कि डेल्टा आपका मीटर में होना चाहिए, बी आपका डेज में होना चाहिए, और ड्यूटी आपकी किस में होनी चाहिए? हेक्टेयर क्यूमेक्स में। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्रॉप्स एंड क्रॉप सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से क्रॉप्स हैं, कौन कौन से क्रॉप सीजन्स। ठीक। तो पहला अगर हम बात करें कि क्रॉप्स को कितने बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, तो क्रॉप्स को 3 बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला है आपका एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन, पहला आपका। दूसरा है आपका बेस्ड ऑन क्रॉप सीजन्स के हिसाब से। तीसरा है आपका बेस्ड ऑन इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो हम प्रिंसिपल क्रॉप्स को 3 बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं। पहला आपका एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्रॉप सीजन के हिसाब से, तीसरा इरिगेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक। एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन, इसमें आपके एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। जैसे आपका पहला है फील्ड क्रॉप, दूसरा है आपका कमर्शियल क्रॉप, जो कमर्शियल पर्पज से होते हैं। नेक्स्ट आपका ये, इसमें बहुत सारे हैं, 2-3 याद कर लीजिए, बहुत है। दूसरा ऑयल सीड क्रॉप, जिस क्रॉप से आपको ऑयल से निकलता है। और क्या है? हार्टिकल्चर क्रॉप्स, बागवानी उगवानी आपकी इसमें आएगी। और भी आपके कुछ और मिसलेनियस भी हो सकते हैं। इतने तरीकों के क्रॉप्स, जैसे फील्ड क्रॉप्स में आपके कौन कौन से आते हैं? गेहूं की खेती, वीट,
राइस, मक्का, मेज, ये सब आपके किस में आते हैं? आपके आते हैं फील्ड क्रॉप्स में। ठीक, कमर्शियल में आपके कौन 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 से आते हैं? जैसे कमर्शियल में हम क्या यूज लगाते हैं? कॉटन, गन्ना, आप लोग चीनी बनाने के लिए शुगर केन, ठीक, तम्बाकू की खेती जो होती है, टोबैको, तो ये सब क्या है आपके कमर्शियल पर्पज है। ऑयल के लिए आप लोग मस्टर्ड लगाते हैं, ग्राउंड नट, और भी जो भी सूरजमुखी के सब लगते हैं, लिंसीड वाले, कैस्टर वाले, ये सब आपके क्या है ऑयल सीड में। हार्टिकल्चर जैसे कि आपको फ्रूट्स की, फ्रूट की क्रॉप, ठीक, वेजिटेबल्स, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? हार्टिकल्चर में। मिसलेनियस में मतलब आपके जैसे बहुत सारे, जैसे आपके खास करके मसाले की खेती, स्पीसीज हो गए, ठीक, कुछ आपके मेडिसिन वाले जो क्रॉप्स होते हैं, मेडिसिन क्रॉप्स, जैसे औषधि के लिए जो बनते हैं, ये सब आपके मिसलेनियस क्रॉप्स में। तो एग्रीकल्चर के बेसिस पे 5-6 तरीके टाइप हैं। जैसे फील्ड में आपके व्हीट, राइस, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक, ये सब फील्ड में आ जाता है। कमर्शियल में आपका कॉटन, शुगर, टोबैको एक्सेट्रा आता है। ऑयल सीड में आप जानते ही हैं, ऑयल, मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, कैस्टर है, लिंसीड है, ये सब ढेर सारे हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट वाले, वेजिटेबल्स, जो आपके खासकर फ्लावर्स, ये सब आपके हॉर्टिकल्चर में आ जाए। मिसलेनियस में स्पीसीज, मसाले हो गए, मेडिसिन हो गई, सेरिकल्चर, ये सब तो आपके किस में रहते हैं? मिसलेनियस क्रॉप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। आगे है आपका बेस्ड ऑन, दूसरा था हमारा बेस्ड ऑन क्रॉप सीजन। सीजन के हिसाब से क्रॉप को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक। तो इसमें दो चार हैं, जैसे आपका पहला है रबी सीजन, दूसरा है आपका खरीफ सीजन, तीसरा आपका पेरेनियल क्रॉप्स, पेरेनियल मतलब जो साल भर से ज्यादा लगे रहते हैं, ठीक। और भी आपके क्या हो सकते हैं? चौथा आपका 8 मंथ क्रॉप्स, कुछ 8 महीनों वाले क्रॉप्स होते हैं, ठीक। तो ये सब सीजन के बेसिस पे। रबी सीजन आपका मेन कौन सा सीजन होता है? विंटर वाला, तो इसको विंटर सीजन भी बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी होती है? ये खास करके आपका, इसमें कब से शुरुआत होती है? इसमें जब सोन कब? इन अक्टूबर, ठीक। और हार्वेस्ट कब होता है? हार्वेस्ट इन ईयर मार्च के करीब, ठीक। कौन कौन सी इसमें फसलें आपकी इम्पोर्ट आती हैं इस रबी रबी में? कौन कौन सी आती है इस समय जो सीजन आप शुरू होने वाला है? तो गेहूं बोई जाएगी, वीट हो गया, ग्राम हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, टोबैको हो गया, पोटैटो हो गया। इस समय देखो आपका शुरू अक्टूबर वाला मौसम शुरू होने वाला है, तो ये सब किस में आता है? ये सब आता है रबी सीजन में, किस अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च के करीब काटी जाती है, ठीक। इस सीजन को विंटर सीजन वाला भी बोलते हैं। इसमें वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, टोबैको, पोटैटो, पीज, मटर, तो बहुत सारी चीजें आपकी इस सीजन में आती हैं, ठीक। रबी। दूसरा है खरीफ। खरीफ का सीजन कब से होता है? खरीफ का सीजन आपका जो होता है वो मानसून के से स्टार्ट होके और अक्टूबर तक, मानसून से स्टार्ट होके अक्टूबर तक के सीजन को हम लोग बोलते हैं खरीफ का सीजन, ठीक। इसमें क्या क्या फसलें बोई जाती है? इसमें राइस हुआ, मेज हुआ, मिलेट हुआ, पल्सेज हुए आपके, ठीक। ये सब चीजें इसमें इस सीजन में बोई जाती है। तो
तो हमारे जो क्रॉप सीजन के बेसिस पे 4 क्लासिफिकेशन है, रबी, खरीफ, पेरिनियल और 8 मंथ। पेरिनियल मतलब जैसे कि अगर जो डेफिनेशन की बात करें तो these crops which require irrigation throughout year, पूरे साल भर जिनको इरिगेशन चाहिए उनको पेरिनियल क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे आपका शुगर केन, फ्रूट्स, ठीक, ये सब क्या है, पेरिनियल का। और भी जैसे वेजिटेबल्स आप लगाते हैं तो उनको साल भर आप लगाते हैं अलग अलग वेजिटेबल बदल के, ठीक, ये भी पेरिनियल क्रॉप्स में आती है। 8 मंथ क्रॉप्स में, ठीक, 8 मंथ क्रॉप ऐसे ऐसे क्रॉप इसमें आते हैं जिनके टाइम पीरियड, जो बेस पीरियड हमारा 8 मंथ के करीब होता है। तो इसमें आपकी खास करके जो आती है आपका कॉटन आ जाता है, ठीक, मेन आपका कॉटन ही आता है, जिनको हम रिक्वायर वाटर फॉर 8 मंथ। तो हमारा अगर बात करें तो कॉटन जो है वो 8 मंथ या पेरिनियल में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है, किसी की दिक्कत? हमने क्या पढ़ा अभी पहले कि एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन में आपके फील्ड क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, ये सब आपके इरिगेशन में आते हैं, एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक। बेस्ड ऑन क्रॉप सीजन हम लोगों ने आगे पढ़ा। अब हमको पढ़ना बेस्ड ऑन इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई होता है। तो तीसरा है बेस्ड ऑन इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इसके क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो होता है मतलब इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी, तो ड्राई क्रॉप्स होते हैं, वेट क्रॉप्स होते हैं, और तीसरा है आपका गार्डन क्रॉप। 3 क्रॉप्स में इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ड्राई क्रॉप्स मतलब जिनको हम कुछ ऐसे फसलें वी डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर इरिगेशन, मतलब ऐसे फसल जिनको हम लोग, ऐसे क्रॉप जिनको कोई भी पानी की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कौन से क्रॉप है? जो कटीले वाले, नागफनी नहीं है, सब किस में आते हैं? ड्राई क्रॉप में। जो रेगिस्तान वाले जो पेड़ पौधे जमते हैं वो भी तो क्रॉप्स है एक तरीके के। तो आपके ऐसे क्रॉप जिनको हम लोग पूरे मतलब कोई भी वाटर की जरूरत नहीं होती, उनको ड्राई क्रॉप बोलते हैं। वेट क्रॉप्स में क्या होता है? वेट क्रॉप्स में विच कांट ग्रो विदाउट इरिगेशन, ऐसे क्रॉप जो बिना इरिगेशन के नहीं। ये सब सारे क्रॉप्स आपके किस में रहते हैं? इस चीज में। और गार्डन क्रॉप्स में मतलब इरिगेशन रिक्वायर थ्रू आउट दी, ऐसे ऐसे क्रॉप जिनमें इरिगेशन पूरे साल भर के लिए चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं गार्डन क्रॉप। किसी को कोई दिक्कत है भाई पूछ ले। पीपीटी दिख रही सबको ना? हम लोगों ने एक, ये आपके 3 क्लासिफिकेशन है क्रॉप यस के, सर। कोई दिक्कत अंकित? नो सर। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या कि 3 तरीके के क्रॉप्स को क्लासिफाई 3 बेसिस पे किया जाता है। पहला आपका एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन, दूसरा आपका क्रॉप सीजन के हिसाब से, तीसरा इरिगेशन रिक्वायरमेंट का। एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन में फील्ड क्रॉप, जिसमें आपके गेहूँ, चावल, सब सारी चीज़। कमर्शियल, जिनको आप कमर्शियलाइज कर सकते हैं, उनमें कॉटन, शुगर केन, टोबैको, ये सब आते हैं।
ऑयल सीड जिनसे आप तेल मिलता है, मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, कैस्टर और भी जो चीज़ें, लिनसीड। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट, वेजिटेबल, गार्डनिंग, ये सब आपके हॉर्टिकल्चर में। मिसलेनियस में स्पीसीज है, मतलब औषधि हैं, मसाले हैं, ये सब आपके मिसलेनियस में आ सकते हैं। ठीक। क्रॉप सीजन में भी 3 सीजन हम लोगों ने, मेनली 3 सीजन है, रबी सीजन, खरीफ सीजन, पेरिनियल। पेरिनियल में एक और हो सकता है 8 मंथ क्रॉप। ठीक, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है। फिर रबी सीजन क्या है आपका, विंटर वाले सीजन को, जब आपका अक्टूबर के करीब हो ही जाती है और मार्च के करीब काटी जाती है। इसमें आपका गेहूँ, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, टोबैको, पोटैटो, ये सब आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। खरीफ में क्या क्या आता है, मानसून वाले पीरियड से शुरू होता है, अक्टूबर तक कटता है। ठीक, इसमें आपका राइस, मेज, मिलेट, पल्सेज एक्सेट्रा है। ठीक। पेरिनियल क्रॉप्स में क्या है, पेरिनियल क्रॉप्स में आपका ऐसे क्रॉप जिनको थ्रू आउट द ईयर हमको इरिगेशन करना, जैसे शुगर केन हुए, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल, जिनको थ्रू आउट द ईयर हमको इरिगेट करना पड़ता है, तो पेरिनियल। नेक्स्ट आपका 8 मंथ क्रॉप, जिनको 8 मंथ, खास करके इसमें कॉटन ही है, उनको 8 मंथ, उनको 8 मंथ के लिए इरिगेशन करना पड़ता है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन पढ़ा, ड्राई क्रॉप, वेट क्रॉप, गार्डन क्रॉप। ड्राई क्रॉप आपके को जिन ऐसे फसल जिनको कोई भी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे आपके रेगिस्तान में जो फसलें हो रही जाती हैं, तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेट क्रॉप्स में क्या क्या है, वेट क्रॉप्स में आपका विच कैन नॉट ग्रो विदाउट, बिना पानी के लोग बढ़ नहीं सकते, सारी क्रॉप आपकी इसी तो नॉर्मल खेती वाली होती है। गार्डन क्रॉप जिनको थ्रू आउट द ईयर, पेरिनियल वाला टाइप, ये आपका लाइफ पेरिनियल। इस तरीके का, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। ठीक, आगे चले। आगे हम लोग को कुछ डेफिनेशंस पढ़ने हैं, छोटे छोटे एक एक लाइन वाले डेफिनेशंस हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ठीक, ये दो दो नंबर में पूछ सकता है। तो पहला है हमारा क्रॉस कमांड एरिया। हमारा क्या है, पहला हमारा है ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक, तो ग्रॉस कमांड एरिया क्या होती है, अगर बात करें, here it is the total area lying between drainage boundaries which can be commanded or irrigated by a canal system। पहला हमारा GCA, ग्रॉस कमांड। GCA मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है व्हाट इज GCA, तो GCA क्या है, ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया क्या है कि टोटल एरिया, ठीक, जो टोटल एरिया जिस पे सिंचाई होती है, जो इरिगेशन जिस पे होता है, तो टोटल एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस कमांड एरिया। नेक्स्ट है हमारा CCA, कल्चरेबल, कल्चरेबल कमांड एरिया। व्हाट इज कल्चरेबल, इसको हम लोग CCA से डिनोट करते हैं। ठीक, CCA, कल्चरेबल कमांड एरिया। ठीक, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है,
ये कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है? एरिया ऑन विच क्रॉप्स कैन बी shown is known as CCA। ठीक, देखो ग्रॉस एरिया में आपके टोटल, ग्रॉस एरिया में क्या आएगा? टोटल एरिया जिसपे इरिगेशन कर सकते हो, जिसपे इरिगेशन होता है, तो टोटल एरिया। कल्चरेबल में क्या आता है? कल्चरेबल मतलब जिस जिस इतना एरिया जिसपे कल्टीवेशन किया जाए, किए हो। कल्टीवेशन करने से मतलब है जैसे आपने मान लीजिए पूरा हेक्टेयर पे सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई हो भी रही है, लेकिन कुछ उसमें से ऐसी जगह हो, ठीक, जिसपे हम खेती न कर पाए। सिंचाई तो कर सकते हो लेकिन खेती न कर पाओ, ठीक, तो ऐसी लैंड जिन पे खेती कर सकते हो उसको बोलते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया। क्लियर है? तो अगर हम फॉर्मूला एक लिखें कि GCA ग्रॉस कमांड एरिया इज इक्वल टू CCA प्लस अनकल्चरेबल, अनकल्चरेबल एरिया, तो सही है ये फॉर्मूला। GCA में से अगर अनकल्चरेबल वाला हटा दोगे तो CCA आ जाएगा, कल्चरेबल कमांड एरिया। मतलब कहने का है कि ग्रॉस में आपका सारा एरिया होता है जितना एरिया आप इरिगेट कर सकते हैं, ठीक। कल्चरेबल में आता है उतना ही एरिया जिसपे आप खेती कर रहे हैं, जिसपे आप क्रॉप लगा सकते हैं, ठीक। बाकी जो अनकल्चरेबल है उस दोनों को जोड़ दोगे, कल्चरल और अनकल्चरल को, तो टोटल एरिया ग्रास वाली हो जाएगा, ठीक। अब इसी में आता है, दो चीजें आती हैं, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, दूसरा आता है कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड, कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया, ठीक। कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया से क्या मतलब है? एरिया इन विच क्रॉप इज सोन, क्रॉप इज ग्रोन, सॉरी, ग्रोन एट पर्टिकुलर टाइम, और क्रॉप सीजन। दूसरा क्या है? एरिया in which crop is not grown at particular time or crop season, ठीक। तो टोटल चार चीजें हैं, GCA, CCA, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। GCA क्या है कि टोटल एरिया जिसपे आप सिंचाई कर सकते हैं, ठीक, ये GCA है हमारा। CCA क्या है? कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया, इसका मतलब कि जितने एरिया पे आप खेती कर सकते हैं उसको कल्चरेबल। नेक्स्ट है आपका कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, इसका मतलब है कि एरिया इन विच क्रॉप इज ग्रोन एट अ पर्टिकुलर टाइम और क्रॉप सीजन। मान लेते हैं हमारे पास, देखो एक एग्जांपल से, समझते हैं ये दोनों कल्चरेबल अनकल्चरेबल, पूरा एक एग्जांपल नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक। मान लो हमारे पास एक खेत है, ठीक, टोटल इसकी एरिया है 20 हेक्टेयर, ठीक, 20 हेक्टेयर एरिया है, तो जिसपे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, जिनको हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा GCA, ठीक। अब इसमें क्या है कि 4 हेक्टेयर एरिया क्या है? बैरन लैंड, जिस पे खेती नहीं कर सकते, ठीक। बाकी 16 हेक्टेयर कैसे हैं? 4 हट गया, 16 बचा, 16 हेक्टेयर कैसे हैं जिसपे हम लोग खेती
कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा CCA हो गया, कल्चरल कमांड एरिया, ठीक, जिसपे हम लोग खेती कर रहे हैं। 4 हेक्टेयर बैरन लैंड हो गई जिसपे खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो CCA जिसपे खेती करते हो। टोटल था आपके पास 20 हेक्टेयर ग्रॉस। अब इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हम कि आपका रबी का सीजन है, ठीक, आपके पास खेत कितना है, 16 हेक्टेयर पे आप लोग लगा सकते हैं। रबी में आपको गेहूं की खेती करनी है, वीट फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिए हुए हैं, वीट की खेती करनी है, ठीक। वीट जब लगाते हैं, हमने वीट 16 हेक्टेयर पे न लगा के 10 हेक्टेयर पे लगाया। कहने का मतलब है कि इस एरिया में इस 10 हेक्टेयर पे हमने 10 हेक्टेयर पे हमने वीट की खेती की, वो भी रबी सीजन में। और बाकी एरिया को हमने छोड़ दिया ऐसे खाली ही। हम खेती कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं। तो उस समय इसका कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया रबी के सीजन में कितना हो गया, 10 हेक्टेयर। और कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया कितना हो गया, जिसपे आपने उस समय खेती नहीं की, 6 हेक्टेयर। ये सब चीजें क्लियर है सबको। यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सबको। हमारे पास टोटल हेक्टेयर खेती थी 20 हेक्टेयर, जिसपे हम सिंचाई कर सकते थे। हमने सिंचाई भी की होगी, लेकिन 4 हेक्टेयर उसमें से ऐसी है जो बंजर है, सिंचाई करने के बाद भी खेती नहीं हो पाती, या एल्केनाइल लैंड है, सिंचाई ज़्यादा हो गई है। हमेशा मार्सी लैंड है, बैरल लैंड है या मार्सी लैंड है, जिसपे आप लोग फसल नहीं, हमको वहाँ से इरिगेशन करने के बावजूद भी हमको क्रॉप में फील्ड नहीं मिल रहा है, ठीक। तो 4 हेक्टेयर आपके बैरन विद कल्चरेबल कमांड, CCA क्या हो गया, जो बचा जिसपे आप खेती कर सकते हैं। अब उसमें से एक सीजन की बात आई, हमने रबी सीजन में केवल 10 ही हेक्टेयर में अपनी फसल लगाई, ठीक, बाकी 6 हेक्टेयर छोड़ दिया। तो हमारे लिए 10 हेक्टेयर क्या हो गया, वो हो गया कल्चरेबल कल्टीवेटेड। उस समय रबी सीजन में हमने 10 हेक्टेयर हमको क्या मिल गया, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। 6 हेक्टेयर क्या बच गया, कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। ठीक है भाई। चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने 2-3 डेफिनेशन पढ़ी, और भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कोर पीरियड, KOR, एंड कोर डेप्थ। कोर पीरियड एंड कोर डेप्थ, ठीक। व्हाट इज कोर पीरियड एंड कोर डेप्थ? तो बताएगा व्हाट इज कोर पीरियड एंड कोर डेप्थ?
इसमें होती है पहली कोर वाटरिंग। व्हाट इज कोर वाटरिंग? कोर वाटरिंग इज द फर्स्ट वाटरिंग, after crop sown is known as कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग किसको कहते हैं? जब पहला पानी फसल लगाने के बाद, क्रॉप लगाने के बाद पहली बार जब आप पानी लगाते हैं उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। ठीक। एंड कोर डेप्थ इसमें क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ वाटर applied in first watering या कोर वाटरिंग। मतलब पहला पानी जो दिए उसको कोर वाटरिंग बोलते हैं, और उसमें कितनी डेप्थ पानी वाटर दिए उसको बोलते हैं कोर डेप्थ। ठीक। नेक्स्ट होता है कोर पीरियड। कोर पीरियड क्या है? पोर्शन ऑफ बेस पीरियड in which core watering is needed is known as core period। ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा बेस पीरियड क्या है आपका, कि जब पहली बार आप वाटर अप्लाई करते हैं क्रॉप लगाने के लिए, ठीक, उसको बोलते हैं कोर बेस। वहां से लेकर अंतिम बार जब वाटर अप्लाई करते हैं उसको बेस पीरियड बोलते हैं। कोर पीरियड क्या है? कि पहली बार वाटर अप्लाई जब आप करते हैं वहां से लेके, ठीक, जिस दिन आप फसल लगने के बाद जब पहली बार वाटर अप्लाई करते हैं उस बीच के समय को कोर पीरियड कहते हैं। ठीक है। ध्यान देना, कोर डेप्थ और कोर वाटरिंग और कोर डेप्थ क्या है? फसल लगने के बाद। जबकि आप बेस पीरियड आपका कब से शुरू हो जाता है? जब आप फसल लगाने के लिए भी सिंचाई करते हैं। ठीक है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक वर्ड यूज होता है, इसको बोलते हैं पलेवा। पलेवा क्या होता है? कोई आप लोग गांव में अगर घर पे सुनेंगे तो पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पलेवा हिंदी में, हिंदी का भी यही वर्ड है एक्चुअली। इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है। क्या होता है? इट इज दी फर्स्ट वाटरिंग। फर्स्ट वाटरिंग कोर वाटरिंग क्या था? फर्स्ट वाटरिंग वो भी था, पलेवा भी फर्स्ट वाटरिंग है, लेकिन कोर वाला आफ्टर दी क्रॉप सोन, मतलब क्रॉप लगाने के बाद पहला पानी जब देते हो। पलेवा जो कि क्या है? इट इज द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग क्रॉप। बिफोर सोइंग मतलब फसल लगाने से पहले जो आप पहला वाला पानी देते हो वो बोलते हैं पलेवा। ठीक। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ऐड करते हैं किसको? सफिशिएंट मॉइस्चर टू अनसैचुरेटेड जोन। हम लोग मॉइस्चर को ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड जोन ऑफ सॉइल। इससे क्या मदद मिलेगी हमको? इससे मिलेगी रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ क्रॉप। क्रॉप लगाने की इनिशियल ग्रोथ में हमको हेल्प करेगा पलेवा। पलेवा क्या है? पहली बार पानी देना फसल को बिफोर सोइंग क्रॉप, मतलब क्रॉप लगाने से पहले खेत को जो पहली बार आप सिंचाई करते हैं उसको बोलते हैं पलेवा। क्यों करते हैं? हम लोग मॉइस्चर को ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड जोन में। इससे क्या फायदा होता है हमको? इससे फायदा ये होगा कि जो हमारी इनिशियल ग्रोथ है क्रॉप की वो इम्प्रूव हो। ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं।
आ रहा है समझ में? ये सब छोटे छोटे सब टर्म्स हैं जो हम अभी बता रहे हैं, 2-2 नंबर में पूछते हैं। DCA क्या है, CCM डिफरेंस बताइए, कल्चरेबल कल्टिवेटेड में बताइए, अनकल्टिवेटेड में बताइए, तो आपको समझ में आना चाहिए। कोर वाटरिंग क्या है, कोर डेप्थ क्या है, कोर पीरियड क्या है, पलेवा क्या है। ठीक, आगे है आपका नेक्स्ट सेट। एक टर्म और डेफिनेशन छोटे छोटे बता रहे हैं। टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या है? टाइम फैक्टर किसके लिए डिफाइन करता है? टाइम फैक्टर ऑफ अ कैनाल के लिए डिफाइन इज द रेशियो ऑफ इज गिवन एज, कैसे होते हैं, गिवन एज नंबर ऑफ डेज कैनाल actually run divided by number of days of irrigation period। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका इरिगेशन पीरियड है 12 दिन, ठीक, इरिगेशन 12 दिन की होनी चाहिए। कैनाल रन कितना हो रहा है? कैनाल रन कर रहा है 5 दिन, 5 डेज, तो टाइम फैक्टर कितना हो गया? 5/12। ठीक, कैनाल हो गया 5, टाइम फैक्टर 5/। क्लियर है यहाँ तक?